Good evening, everyone. कंजंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बचा है, जो कंजंक्शन का ही सब पार्ट है। एक्चुअली कंजंक्शन क्या दिखाता है? दो सेंटेंस को जोड़ना। और एग्रीमेंट भी क्या करता है? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। यानी एक पक्ष ही है, दूसरा पक्ष ही है, दोनों के बीच में समझौता। जैसा यहाँ पर सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो इसके और इसके बीच में क्या दिखा दिया? समझौता, इसीलिए अलग। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका क्लोन। क्लोन का मतलब होता है नकल, यानी क्लोन का मतलब होता है रेप्लिका, कॉपी, फोटोकॉपी। यानी जिस चीज का एग्जैक्ट कॉपी हो जाए उसे कहते हैं क्लोन, यानी उसे नकल कहा जाता है, उसी के जैसा। देखो एक बहुत बढ़िया शब्द है यहाँ पर, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब ये होता है क्लोन, यानी कि उसी के जैसा एग्जैक्ट कॉपी को रेप्लिका कहते हैं, उसी को क्लोन कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे आप अगर फोन वगैरह देखते होगे तो फोन में एप्लीकेशन का क्लोन बनता है, या फिर पूरा जैसे विंडोज होगा तो विंडोज में पूरा यूजर का क्लोन बन जाता है, उसी के जैसा। हालांकि फोन, बहुत सारे फोन में ऑप्शन भी आजकल है जो आप अपने पूरे एंड्रॉयड फीचर का भी क्लोन बना दोगे, उसी को कहते हैं क्लोन। तो क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा? नकल। यानी कि क्लोन मतलब हो गया नकल। याद कर लो लोन से, कि जो नकल करके पास करेंगे बाद में क्या लेना पड़ता है? लोन। तो क्लोन, लोन, क्लोन, लोन, यानी ये हालांकि नॉर्मल शब्द है, आप सबको पता होगा, फोन वोन में भी होता है। तो क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा? नकल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है भीड़, सभा, यानी कि जहां ज्यादा लोग जमा हो जाएं उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो प्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं उनके भीड़ को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि द, उसके बाद ग्रुप ऑफ, अब रिप्रेजेंटेटिव कर दिया वहां पर और सारी चीजों को डाल दिया, कांग्रीगेशन। गैदरिंग का मतलब भी भीड़, मीटिंग का मतलब भी भीड़, क्राउड का मतलब भी भीड़। तो यहां पर है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, यानी जैसे सभा किसके? अच्छे खासे लोगों की जो सभा होती है, यानी इंटेलेक्चुअल लोगों की जो सभा होती है, उसे कहते हैं कांग्रीगेशन। तो कांग्रीगेशन को याद कर लो। देखो कांग्रेस से बना है, यानी कांग्रेस वाले लोग क्या कर रहे हैं? सभा कर रहे हैं, कांग्रीगेशन कर रहे हैं। तो कांग्रीगेशन से क्या आ जाएगा? कांग्रेस, और कांग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? सभा। देखो सिनोनिम्स में लिखा है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना, गैदरिंग होना। जैसे कोविड-19 में नहीं बोला कहीं पर गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर शादी विवाह में 50 लोगों को अलाउ कर दिया कि 50 लोगों से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तो वही है गैदरिंग, यानी जमा। कहीं पर सभा को क्या कहते हैं? कांग्रीगेशन। और गैदरिंग का मतलब होता है कहीं पर जमा होना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कोय। कोय का मतलब होता है सीधा साधा। कोय का मतलब होता है सीधा साधा, हम्बल, यानी सीधा साधा, भोला भाला। समझ पा रहे हो? यानी जो सीधा साधा है, भोला भाला है, उसी को कहते हैं कोय। बहुत नहीं, कई कई लोग होते हैं कि बड़ा सीधा है, तो उसे कहते हैं, जैसे नहीं है बड़ा गाय सा है, तब गाय को काऊ कहते हैं। तो जैसे आपको दिखेगा कोय, याद क्या आएगा? काऊ। यानी गाय का मतलब क्या है? कि बड़ा सीधा साधा है, कुछ भी बोलो ये काम करो कर देगा, आवे खिलाफ नहीं जाएगा। तो बड़ा सीधा साधा जो विचार का होता है ना, उसे कहते हैं कोय। तो कोय का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा साधा। समझ में आ रहा है? तो ना यहां देख रहा है। नेक्स्ट देखो कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कंपाइल का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब एकत्रित करने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को जमा करना। आपको ऐसे समझ में आएगा। बताओ हमारे वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? कौन कौन से? अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के मंडल कितने हैं?
10 मंडल है। क्लियर। और एक बात मुझे बताओ, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें बताया गया है कि 10 जो मंडल हैं इनको अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर लिखा गया है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? यानी ऐसा नहीं है कि एक जो मंडल है ये लिख दिया गया 2019 में, फिर 2020 में, 2021 में, और एक ही जगह पर ऐसा तो है नहीं। यानी एक जो मंडल है कहीं और लिखा गया है किसी और सन में, एक है कोई और लिखा गया है। बताओ पहले मंडल के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ध्यान दो, हमारे जो 10 मंडल हैं उनमें जो पहला मंडल और शायद 10वां मंडल, अगर मैं गलत ना हूं तो विश्वामित्र ने लिखा है, मुनि विश्वामित्र ने। अब जो लड़के के दिमाग में मेरा वेद व्यास, अब एक अधो ये समझो कि जितने भी 1 से लेके और 10 मंडल थे उनको एकत्रित करने का काम जो किया उसी व्यक्ति को मुनि वेद व्यास कहा गया। और यही चीज को एकत्रित करने वाली चीजों को ही कहा जाता है कंपाइल, कंपाइलेशन। यानी यही होता है कंपाइल, यानी कंपाइल करना, यानी अलग अलग चीजों को जमा कर देने को कंपाइल कहते हैं। जैसे अलग अलग आपको पीडीएफ दिया, जैसे मान के चलो कि मैंने नाउन का अलग पीडीएफ दिया, प्रोनाउन का अलग दिया, एडजेक्टिव का अलग, आर्टिकल का अलग। और लड़का एडजेक्टिव का तो मिला ही नहीं सर, लिख दिया। अच्छा मंडे को मिल जाएगा किसी भी हाल में, कुछ मैं क्वेश्चन उसमें ऐड कर रहा हूं, नहीं तो पीडीएफ तो पहले से तैयार है। यानी कि कहने का मतलब है अलग अलग जो दिया उनको अगर एक साथ करके एक स्पाइरल करवा के दे दिया, इसका मतलब उसे कंपाइलेशन कहते हैं, कंपाइल करना। अब यहीं पर देखो एक तर्क आ जाता है। जैसे एक बार ऐसे ही हुआ, कुछ लोग कहते हैं हमारे युग कितने हैं? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, 4 अलग अलग युग हो गए। अब सतयुग की अवधि कितनी है? 4 गुणे 4,12,000 साल है कि नहीं? 4 गुणे 4,12,000 साल। यहां पर है 3 गुणे, यानी 3 गुणे 4,12,000 साल। यहां पर है 2 गुणे 4,12,000 साल। और कलयुग की अवधि है 4,12,000 साल। अब एक बात जरा बताओ, हम अभी कलयुग में हैं और अभी जो मैं मुनि वेद व्यास के बारे में या फिर विश्वामित्र के बारे में बताया वो घटना है कलयुग की। किस वैदिक पीरियड में पढ़ते हो ना जी, 1500 के आसपास की घटना है। तो 1500 के आसपास में मुनि वेद व्यास ने ये लिख दिया किसको? तो ऋग्वेद के मंडल को, एक मंडल को लिख दिया उन्होंने। और जो मंडल लिखा इसका मतलब कि कलयुग में मुनि विश्वामित्र थे, प्रमाण दिया। और थोड़ा पीछे जाओ, और पीछे गए त्रेता युग में पहुंचे। त्रेता युग में कहते हैं कि एक कुरु, यानी कुरु नगरी थी, यानी पौरव वंश के राजा कुरु हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर कुरु वंश जो चल रहा था वही जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और वही जो थी वहां पर जो पौरव वंश के शासक जो कुरु थे, तो कुरु की पत्नी का नाम क्या था? दुष्यंत का नाम सुने हो? उसकी माता का नाम क्या था? शकुंतला। और मुनि वेद व्यास और वही जो मुनि वेद व्यास के नजायज जो है उन्हीं को कहते हैं शकुंतला, वो क्या बोलते हैं, उनका बेटा हुआ करता था जिसका नाम था भरत, और उसी भरत से पूरे भारत का नाम पड़ा। ये भी पढ़ा होगा। इसका मतलब कि मुनि वेद व्यास त्रेता युग में भी हैं। द्वापर युग में जब गए तो आपने देखा होगा रामायण में कि जब राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब कि वेद व्यास यहां भी है। और कहते हैं कि इसी में उन्होंने स्तुति के बारे में बताया है, तो सती सावित्री के बारे में चर्चित किया गया है, तो मुनि वेद व्यास इसमें भी है। तो यही पूरा का पूरा दिमाग खराब कर देता है जीएस, यहां तक जब आपने पढ़ा होगा तो। खैर अलग चीज, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको यह समझाया कि अलग अलग चीजों को एक साथ एकत्रित करने को क्या कहते हैं? कंपाइल करना। उसी को कहते हैं कंपाइल। यानी कंपाइल का मतलब हो गया एकत्रित करना। एक्यूमुलेट का मतलब ही होता है जमा करना, लेकिन ये जमा करना है कि यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठा के जमा कर दिया। लेकिन कंपाइलेशन का मतलब होता है कि किसी अलग अलग चीज को एक बनाने के लिए कंपाइल किया। ऐसा किताब उताब जब छपता है ना तो उसमें कंपाइलेशन किया जाता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करके बनाया जाता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, कंपाइल का मतलब क्या हो जाएगा? एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो फाइल को याद कर लो, फाइल से कि बहुत सारे फाइल को क्या किया जा रहा है? कंपाइल किया जा रहा है। यानी क्या किया जा रहा है? एकत्रित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, यहां पर है कोहैबिट।
नहीं, एक जैसा, जैसे थोड़ा थोड़ा टोन देता है उसके जैसा। सिनोनिम्स दुनिया में कोई ऐसा दो शब्द नहीं जिनका मीनिंग एक हो, थोड़ा बहुत फर्क होगा, मतलब हर एक मीनिंग में। कंपाइल का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग चीजों को जमा जब कर दोगे तो वो एक कंप्लीट एक ढांचा तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, जैसे पैसे आपने क्या कर लिए, लेके जमा कर लिए, तो पैसे के टर्म में भी आ जाएगा। याद देखो, कोहैबिट का मतलब होता है साथ रहना, सीधा सीधा कहो तो कपल को कोहैबिट कहते हैं, यानी कि पति और पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो उनको कोहैबिट कहा जाता है। क्लियर। अब देखो, कोहैबिट को याद कर लो हैबिट से, कि जो आपकी आदत रहती है, चाहे वो अच्छी आदत हो, चाहे बुरी आदत हो, चाहे पुरानी आदत हो, चाहे नई आदत हो, हमेशा आपके क्या रहती है, साथ रहती है। तो कोहैबिट से याद रहेगा। लेकिन कोहैबिट का मतलब ये मत समझना कि आदत की बात कर रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कोहैबिट। कोहैबिट का मतलब होता है साथ रहना, और खास करके ये कपल को दिखाता है। अब एग्जाम में क्या करेगा कि कपल नहीं पूछेगा, कोहैबिट कर देगा। कोहैबिट में जो सिनोनिम का क्वेश्चन होगा ऑप्शन में डाल देगा कपल। लड़का यही तो समझ नहीं पाता है आजकल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक भी यहां पर वर्ड ऐसा है जो नॉर्मल हो, सब के सब एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहां पर है कोहैबिट, यानी हैबिट क्या रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कैरेस। कैरेस का मतलब होता है लाड प्यार करना, यानी उसे कॉडल करना। मैंने आपको कराया था जैसे अले करना, नहीं बताया था, अले करना यानी किसी को मनाना, शांत करना। तो वैसे ये लाड प्यार करना, तो कैरेस करना। अब देखो केयर है, यानी कि जो लोग किसी की केयर करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, उसे लाड प्यार करते हैं। छोटे बच्चे जो हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों की बहुत लोग केयर करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, बहुत दुलारते हैं, लाड प्यार करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैरेस करना, यानी लाड प्यार करना, उसे ही कहा जाता है। क्लियर है। अरे महाभारत पढ़ेगा। नेक्स्ट देखो कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कैंटेंकरस का मतलब होता है जो चिड़चिड़ा हो, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, इरिस्केबल हो, इरिटेबल हो, उसे कहते हैं कैंटेंकरस। अब कैंटेंकरस का मतलब हो जाएगा चिड़चिड़ा। अब कैंटेंकरस में देखो यहां पर टैंक, जो टैंकर दिख रहा है, टैंकर यानी टैंक। अब पाकिस्तान जब जब ये टैंक देखता है क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि इस टैंक को देख के, जब जब उस टैंक को देख के क्या, जब जब देखेगा इस टैंक को, ये टैंक से क्या हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। यानी चिड़चिड़ा का मतलब क्या हो जाए, समझ रहे हो ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी जैसे नहीं होता है कि थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, वो ये पाकिस्तान की नीति। अभी भी इस नालायक को समझ में नहीं आता है। अलग तरीके से करा तो अब कटोरा हाथ में आ गया फिर भी उसको शर्म नहीं है, इस तरीके से किया जाए। उस टाइम पे अब अपना इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देखो, लोंगे वाले की लड़ाई आप सबको पता होगा। अब हम मेजर चांदपुरी धजिया उड़ा दिए थे टैंक का, उसके बाद सुबह सुबह एयरफोर्स आके और सारा काम निपटा दिया। तो ये हमारे अंदर जो पावर है ना, उसको दिखाता है। और भारत के जैसा एयरफोर्स पूरी दुनिया में नहीं है, सॉरी आर्मी की बात करें, आर्मी इसके जैसा पूरी दुनिया में नहीं है। इसको बोलते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना सारा जमाना देखेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसा इतिहास बना देंगे कि सारा जमाना तुम पर थूकेगा। ये समझ में नहीं आता है, इस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। कभी कभी पता है इतना गुस्सा आता है, मैं ज्यादा बोल देता हूं। कभी कभी एनडीए वाले जब लड़के रहते हैं तो उनका एक अलग ही जोश रहता है। हमको ना देश वाली जो चीजें होती है ना, बड़ा हमको बुरा लगता है, क्योंकि हमारा बचपन से ख्वाब था, जैसे सर का था ना, मेरा भी ख्वाब था कि एनडीए में जाना है, सिर्फ इसीलिए, और रीजन है नहीं जा पाया। तो इसीलिए जब देश उस पर बात आती है ना, तो कभी कभी गरिया भी देते हैं इन लोगों को। कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। बहुत सारी कहानियां इनको समझ में नहीं आता अपनी स्थिति कैसी। हमारा भारत उस टाइम पर ऐसी हालत थी हम लोगों की कि देख लो, आक्रमण कर दे, हमला कर दे, अब घुस के दिखाए ना, है हिम्मत तो आ जाए एक बार, बस की बात नहीं है, वो जमाना गया। तो कैंटेंकरस का मतलब क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्रंच। क्रंच का मतलब होता है कुचलना। क्रंच का मतलब होता है ग्राइंड करना, किसी चीज को कुचल देना। खास करके देखो, आपने अगर कुछ चॉकलेट वगैरह खाए या खिलाए होगे तो पता होगा, क्रंची होता है चॉकलेट, खाए हो तो उसी को कहते हैं क्रंच। क्रंच मतलब होता है कुचल देना। एक होता है कि नॉर्मल, जो नॉर्मल चॉकलेट होता है वो दांतों में चिपक सा जाता है, जो बचपन में खाते थे, लेकिन बाद में जब बड़े होके जब खिलाने लगे तब क्रंच निकल के आया।
तो क्रंच का मतलब होता है कुचलना, यानी ग्राइंड करना, उसे कहते हैं क्रंच। तो क्रंच से याद करना, जैसे चॉकलेट क्रंची होता है, तो उन क्रंची चॉकलेट को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं। तो क्रंच का मतलब कुचलना हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कमेंड। कमेंड का मतलब होगा प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेस करना, अप्रिशिएट करना किसी को, जैसे ना कमेंडेबल है। अब देखो कमेंड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमेंडेबल नहीं कराया, सब इसी में सम्मिलित है। कमेंडेशन हो गया, कमेंडेड हो गया, सबका मतलब होगा तारीफ करना, प्रशंसा करना, कमेंट कहलाता है। तो कमेंट को याद कर लो कमेंट से, कि जितने भी लोग होते हैं कमेंट में क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेस करना। तो कमेंट, कमेंट यानी कमेंट से लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, यानी उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट देखो कमोशन। कमोशन का मतलब होगा हंगामा, कमोशन का मतलब होगा शोरगुल यानी कोलाहल, उसे कहते हैं कमोशन। तो कमोशन का मतलब हंगामा। एक और बढ़िया शब्द आता है, अंग्रेजी में बता रहा हूं, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब ही होता है शोरगुल, शोर शराबा। वैसे ही शब्द क्या है, कमोशन। इसका एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऑप्शन में पेंडेमोनियम पक्का देगा। यानी कमोशन का मतलब हो गया हंगामा। तो कमोशन को याद कर लो कमीशन से, कि सरकारी दफ्तर में मांगा कमीशन तो क्या हो गया, कमोशन। हंगामा हो गया, सभी लोग रोड पर उतर आए, यानी मांगा कमीशन तो हो गया कमोशन, यानी हो गया हंगामा, यानी शोर शराबा, उसे कहते हैं कमोशन। क्लियर है? आ जाओ। क्लोन का मतलब यानी नकल, उसी के जैसा। ध्यान दो, नकल का मतलब ये नहीं है कि देख के जो नकल करते हो वो वाला। नकल का मतलब कॉपी, उसी के जैसा एग्जैक्ट कॉपी। कांग्रीगेशन सभा, कोई कंपाइल एकत्रित करना, कोहैबिट साथ रहना, कैरेस लाड प्यार करना, कैन टैंकर क्रंच, कमेंड। अब देखो कमोशन हंगामा, मांगा कमीशन तो हो गया कमोशन, तो इस याद रहेगा कमोशन से। चलिए आगे बढ़ा जाए। लास्ट वर्ब हमारा टॉपिक चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अपने आप में। क्या कराया था? तो मुझे ही पता है कि वर्ब करा दिया था। अच्छा, वर्ब टू डू, वर्ब टू है, वर्ब टू बी समाप्त हो गया था। यानी मैंने बोला है आपसे कि दो टेरिटरी हो गई, एक है आपका प्रेजेंट का और दूसरा क्या है, पास्ट। प्रेजेंट क्या कहता है कि मैं एक एक्सिलरी वर्ब हूं, साथ साथ मेन वर्ब हूं। कौन सा? तो वर्ब टू बी हो गया इज, एम और क्या हो गया, प्रेजेंट में। अब ये वर्ब टू बी है प्रेजेंट का, तो पास्ट का भी होगा। कौन कौन सा? वाज या वेयर नहीं, वाज या वर। अब वैसे ये हो गया वर्ब टू बी, वैसे ये वर्ब टू डू करने का, जैसे करने का, तुम अपना काम, यू डू योर वर्क, ही डज हिज वर्क, तो यानी करने का काम कराता है। तो यहां पर हो जाएगा डू और डज, और सेम यहां पर क्या हो गया, डिड। अब रखने का एक वर्ब होता है हैज और हैव, और यहां पर हैड। यही था ना एक्सिलरी वर्ब, और यही था मेन वर्ब। लेकिन कब? जब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो। ये सारी बातें हो चुकी थी, एक्सिलरी वर्ब को आपने समझ लिया है। अब देखो एक और वर्ब होता है जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन जिक्र करूंगा जब आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। आज बस समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब में फर्क क्या है। यानी यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, तो ध्यान दो, मतलब समझा रहा हूं, मतलब समझ में आ गई तो फिर बात रही। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब हो और वर्ब का अगर सब्जेक्ट काम करने वाला है, वर्ब काम करता है, तो सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वर्ब से काम करवाया और इसका प्रभाव पड़ गया, इसका प्रभाव इस पे पड़ गया, तो होगा ऑब्जेक्ट, इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट ने कोई काम किया वर्ब के माध्यम से और काम जो था वो सरपास कर गया, तो इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? नहीं आया होगा, नहीं आया समझ में। मेरा कहना यह है कि सब्जेक्ट काम करने वाला है, काम करेगा वर्ब के थ्रू, और काम किया तो उसका प्रभाव पड़ गया,
तो जिस पर प्रभाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रभाव ना पड़ के सरपास कर गया तो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको समझाता हूं, देखो कैसे। मान के चलो, देखो एक ड्राइंग बनाता हूं, हंसना नहीं तुम लोग। आम बनाने की कोशिश करता हूं। आम है, मान लो कि आम है। जो भी हो, आम मान लो, नाशपाती मान लो, जो मानना है मान लो। अच्छा मान जो नाशपाती तो लग रहा है ना, जो भी हो, अमरूद मान लो। चलो ध्यान दो, जो समझाना जा अभी अभी बोले तो नहीं समझ में, आप समझाने की कोशिश करो, समझाने दो। एक बात बताओ, मैं अगर आपको एक आम ला के दिया, एक अमरूद, कुछ भी वॉटेवर ला के दिया, और आपने इस आम को, इस अमरूद को, इस नाशपाती को खाना शुरू किया, तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखो इसका प्रभाव दिखाता हूं। यानी कि आपको दिया खाने को और आपने खाना शुरू किया, आम है, आम को खाना शुरू किया, धीरे 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 आम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब ये इडली है, गुठली होता है ना, अब इसको भी तुम लोग खा गए। अब मैं पूछूं कि तुमने आम खाया का प्रभाव क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो लिखता हूं, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। अब एक बात बताओ, राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है। सब्जेक्ट ने कोई काम किया वर्ब के थ्रू, और इस काम का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो अगर इसका प्रभाव पड़ा है तो यह कहलाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब तो समझ में आया होगा कि प्रभाव पड़ा तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरा लिखता हूं, मान के चलो कि एक कोई यहां पर लड़की है, कोई भी लड़की है, प्रिया मान लो। अब देखो कि ये है पटना, ये इतना बड़ा एरिया है पटना, और प्रिया पटना गई। यानी कि देखो यहां पर लिख रहा हूं, प्रिया गोज टू पटना। तो प्रिया गोज टू पटना, प्रिया पटना जाती है, यानी प्रिया पटना गई, तो क्या पटना में भूकंप आ गया? तूफान आ गया? पटना की गर्मी बढ़ गई? पहले पटना ऐसे था, ऐसे था तो ऐसे हो गया, प्रभाव पड़ा। यानी ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। सब्जेक्ट ने कोई काम किया और इसका प्रभाव ना पड़ के इसके ऊपर से सरपास हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया अब? यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट था और यहां पर ये क्या था? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में फर्क समझ में आया? यानी किसी भी चीज का अगर प्रभाव पड़ता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, अगर प्रभाव ना पड़े तो कॉम्प्लीमेंट। अब इतना क्यों पढ़ाया, बताता हूं क्यों। जैसे देखो, मैंने सेंटेंस लिखा यहां पर, राम ईट्स अ मैंगो, यानी राम आम खाता है। अगर इसका मैं बनाऊं पैसिव वॉइस, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब यहां रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखा अ मैंगो, अब उसके बाद अ मैंगो लिखा, यहां पर लिखूंगा बाई के बाद राम, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इनटू V3, ईट है तो क्या हो जाएगा? इटेन, यानी इटेन कर दिया। अब यहां पर लगा, अगर मुझे चाहिए यहां पर वर्ब तो चाहिए ही, तो वर्ब क्या लिखूंगा? अ मैंगो इज इटेन बाई राम, बन गया पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो दूसरा से फिर से बता दो,
पैसिव वॉइस पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। यानी जब पैसिव बनाते हैं तो इसको लाते हैं सब्जेक्ट की जगह और इसको लाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। तो मैंगो को यहां लेके आया अ मैंगो, यहां पर एक्सलरी वर्ब आता है इज एम आर, बताऊंगा पैसिव वॉइस में। और उसके बाद कर दिया इटेन बाई राम, पैसिव बन गया, इसका पैसिव बन गया। टेंशन मत लो, पैसिव वॉइस पढ़ाया नहीं इसीलिए दिक्कत आ रहा है। यहाँ अब सोच रहे हो क्यों यहाँ पर इज लगा, क्यों कुछ और क्यों नहीं लगा, तो ये पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस से पढ़ाऊंगा। अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब चल रहा है, तो यानी इसका पैसिव बन गया। लेकिन मैंने लिखा यहां पर प्रिया गोज टू पटना। अब देखो पटना को लाता हूं यहां, तो लिख दिया पटना। अब पटना लिख दिया, इसको लाऊंगा इसकी यहां पर बाई प्रिया। अब वर्ब गो है तो गो वेंट, और यहां क्या हो जाएगा, पटना इज गॉन बाई प्रिया। अब बताओ कि सेंटेंस सही है? इसीलिए रूल कहता है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो जिस दिन आपको मैं बोलूंगा कि ये जो है, यानी अगर वर्ब के बारे में पूछूं कि ये वर्ब क्या है, तो बोलूंगा ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब तो तुरंत समझ जाना कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है। यानी इन ट्रांजिटिव है तो आगे वाला क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अब जाके फिर से लिखता हूं कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया वर्ब के थ्रू और इसका प्रभाव अगर पड़ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया वर्ब के थ्रू, प्रभाव ना पड़ के ऊपर ऊपर निकल गया, कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया ना? तो ये है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये समझ लो। फाइनाइट में और इनफाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है? एडजेक्टिव का पीडीएफ मंडे को मॉर्निंग में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है? मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, उसके बाद कुछ दूरी बढ़ जाए और यहां से एक वर्ब और आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो यहां पर जो वर्ब है और यहां पर वर्ब है, दो अलग अलग वर्ब हो गए, तो इनका नाम क्या दोगे? तो ये वाला नाम क्या रहेगा, फाइनाइट वर्ब, और ये वाला क्या रहेगा, इनफाइनाइट वर्ब। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हो ही कैसे सकता है? किताबी भाषा समझ लोगे तो हमारा होना किस काम का। ये किताबों में लिखता है। पहला ये समझो कि यहां पर वर्ब दो वर्ब हैं। अगर कोई पूछे कि इस वर्ब को क्या नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे और इसको क्या नाम दोगे, तो एक होगा फाइनाइट और एक होगा इनफाइनाइट। लेकिन दोनों के फर्क क्या है कि जिस सेंटेंस के टेंस को चेंज करने पर जिस वर्ब में अगर परिवर्तन हो जाए, वो वाला वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब। ऐसा लिखता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखा कि आई गो टू स्कूल, अब देखो कि आई गो टू स्कूल, तो यहां आई के बाद गो है, V1 है, इसमें वर्ब कितने हैं, एक, तो यहां पर एक वर्ब है, तो कौन सा वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब ये होता है फाइनाइट वर्ब। लेकिन एक वर्ब ना होके अगर और ज्यादा वर्ब कर दिया जाए, जैसे मैंने लिखा कि आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल, टू बाई सम न्यू ड्रेसेस, अब देखो यहां पर देखो वर्ब है कि नहीं, यहां पर देखो बाई वर्ब है कि नहीं, दो वर्ब है, इनका अलग अलग नाम होगा। अब अगर इसका टेंस चेंज करोगे और टेंस चेंज करने पर अगर इसके वर्ब, जिस वर्ब में परिवर्तन होगा, उस वर्ब को हम क्या नाम दे देंगे, फाइनाइट वर्ब। जैसे यहां पर एम प्रेजेंट का है, ये गोइंग है, मैं अगर कर दो कि आई, गो का कर दिया आई वेंट, मैं गया, यानी पास्ट की बात कर दिया, आई वेंट टू शॉपिंग मॉल टू बाई सम न्यू ड्रेसेस।
अब एक बात बताओ, यहां पर लिखा कि आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल और यहां पर कर दिया टू बाई सम न्यू ड्रेसेस। अब एक बात बताओ कि वहां गोइंग था तो यहां वेंट हुआ कि नहीं, लेकिन यहां चेंज हुआ? चेंज नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं। और एक चीज समझ लो, अगर जो करीब होगा जिसका प्रभाव पड़ेगा, सबसे बड़ा चीज इसमें आता है प्रभाव। प्रभाव का मतलब क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, कई बार बोलता हूं, एक बात बताओ, दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी आता है? नहीं आता है, लेकिन कंट्रोल में कमी आता है कि नहीं? कंट्रोल में कमी आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहां पर पटना में हो, अगर घर पे होते तो पापा आते तो सुबह 2 बार और शाम को 2 बार, उठने के बाद और सोने से पहले 2-2 लगाते। छोटा भाई घर पर होगा, तड़प गया होगा, कब थोड़ा सा बड़ा हूं और पटना भागो, यहां जीना जीवन मुश्किल हो गया है। लेकिन आ गए हो पटना में तो कोई दिक्कत हो रहा है? यानी कि आप गए पटना से, आप घर से पटना आ गए, आपके और आपके पापा के बीच में दूरियां जो बढ़ी तो प्यार में तो कमी नहीं आया, लेकिन उनके कंट्रोल में कमी आ गया। जैसे मान के चलो कि कहीं बाहर निकल गए घूमने उमने के लिए रात के 10 बजे, गांव में अगर 10 बजे रात को, 11 बजे रात को घूम के आ रहे हो तो घर में आने के बाद बिना लिए तो नींद नहीं आएगी। लेकिन यहां 11 बजे रात को अगर कहीं घूम रहे हो, पापा फोन किए तो बोलोगे फोन ही नहीं उठाना है, फोन बंद कर करके पापा सो गया था, सुबह बताएंगे सो गया था। अब उनको क्या पता कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तो यही होता है, जब दूरियां डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ाने से उसके कंट्रोल में कमी आता है। अगर आप इसमें से यूपीएससी का कोई है, यूपीएससी बीपीएससी का है तो हाथ उठाओ। अच्छा, बीपीएससी वाले हो, यूपीएससी बीपीएससी। एक बात बताओ कि तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? यूपीएससी, बीपीएससी है 1320 में फिक्स हो? गूगल तो नहीं कर लिए? एक बात बताओ कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। किसको हरा के बना था? खुसरो शाह। यानी कहते हैं कि खिलजी वंश का अंतिम रूलर हुआ था खुसरो शाह। खुसरो शाह यानी खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक था। इसकी हत्या करके बना गाजी मलिक, जो फिरोज शाह तुगलक के नाम से, अब ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से। अब ग्यासुद्दीन जो तुगलक है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या की और उसके बाद बना संस्थापक। क्लियर है? कहते हैं कि जब खुसरो शाह खिलजी वंश का रूलर हुआ करता था तो एक दिल्ली के सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। यानी जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया जो थे, वो खुसरो शाह से 1 लाख सोने के सिक्के लिया, मतलब उधार में लिए थे। यानी 1 लाख जो चांदी के सिक्के उधार लिए थे खुसरो शाह से। अब बना ग्यासुद्दीन तुगलक जब बना तो उसने बोला कि अब मैं इसकी हत्या किया हूं तो ये पैसा जो तुम इससे लिए हो ये पैसा मुझे दो। कहते हैं दोनों में अच्छी खासी मित्रता हुआ करती थी, एक दूसरे का सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इस पैसे को लेकर विवाद ठना और एक दूसरे को ये देखना पसंद नहीं करते थे। अब इसी में क्या हुआ कि यहां तक तो चल ही रहा था, बार बार पैसा मांगते थे, बोलते थे कि जब इनका कहना था कि मैं तुमसे लिया नहीं हूं और जब तुमसे लिया नहीं हूं तुमको दूं क्यों, और इनका कहना था कि इसको हराया हूं तो इसका मतलब मेरा पैसा वो है, तुम मुझे दो। और इसी बात को लेके ठनाठनी हो गई। कहते हैं कि उसी समय बंगाल में विद्रोह हो गया बुगारा खान का, रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान। और रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान हुआ, दिल्ली से निकला ग्यासुद्दीन तुगलक, और ग्यासुद्दीन तुगलक पहुंचा बंगाल का विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए।
और इसी टाइम मौका मिल गया हजरत निजामुद्दीन औलिया को, सारे पैसे जनता में बांट दिए और क्या कहे कि तुम्हारा जो मालिक है वो चला गया है और मेरी भविष्यवाणी कहती है कि दोबारा लौट के नहीं आएगा, इसीलिए अपना अगला सुल्तान मान लो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को। और यही बात चली तो उसके बाद क्या हुआ कि यहां से इसके मैसेंजर गए और बोले कि ऐसा ऐसा आपके जाने के बाद हो गया है, वहां पर इतना विद्रोह करा दिया गया। अब क्या हुआ कि इस बात का जब पता चला ग्यासुद्दीन तुगलक को, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक फरमान भेजवाया और बोला क्या कि चले जाओ वहां से और जाके उनसे बोल दो कि यहां से जितना जल्द से जल्द हो सके ये दिल्ली छोड़ के चले जाएं, वरना मैं आऊंगा तो सजाए मौत दे दूंगा। तो उसी पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूरस, अभी तो दिल्ली दूर है। अब जितना जितना कॉन्सेप्ट बताया ये इसलिए बताया कि एक बात बताओ मुझे कि ये हो गया राजा ग्यासुद्दीन तुगलक और यहां पर है हजरत निजामुद्दीन औलिया, देखो इसके करीब है, अगर करीब होगा विद्रोह करेगा तुरंत कुचलवा देगा। उसके बाद की कहानी आप सबको पता है कि भविष्यवाणी उनकी सत्य हुई, वुडन पैलेस का निर्माण कराया गया था, वहां से खत्म हो गया। लेकिन मेरा यह कहना है कि यहां जब करीब थे तो हिम्मत थी विद्रोह करने का। विद्रोह तब हुआ जब इनके बीच में दूरियां बढ़ गई और इसीलिए बोला कि दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी आए चाहे ना आए, लेकिन कंट्रोल में कमी आ जाता है। यानी कि यहां अगर दूरियां बढ़ गई है तो इसी दूरियां बढ़ने को कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब। अब समझ में आया? अब भूल के दिखाओ। यानी ये हो गया इनफाइनाइट, और जो करीब रहता है जिसका कंट्रोल रहता है। और एक बात बताओ, कंट्रोल रहेगा तो वर्ब जैसे टेंस चेंज होगा वैसे वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए ये क्या हो गया फाइनाइट वर्ब। समझ में आया? फाइनाइट और इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, चार वर्ब के बारे में बताया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या है कि एक वर्ब था फाइनाइट और दूसरा वर्ब था इनफाइनाइट। अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही मेन वर्ब हो तो कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब। एक ही वर्ब होगा तो इसका मतलब कि जब भी टेंस को चेंज करेंगे कंट्रोल रहेगा, इसका तुरंत बदलना पड़ेगा। लेकिन जब एक से ज्यादा वर्ब आ जाए तो फिर यह दिक्कत करेगा कि कौन किसके पास में है, और जो जिसके पास में रहेगा उसी पर उसका कंट्रोल रहेगा, तो वही फाइनाइट वर्ब होगा। समझ में आया? तो वैसे ही जब मैं लिखा था कि आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल टू बाई, तो टू बाई क्या है यहां पर? इनफाइनाइट। और आई एम गोइंग क्या है? गोइंग फाइनाइट वर्ब। समझ में आया? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इनफाइनाइट जो होता है इसी से बना होता है इन्फिनिटिव्स, यही बनता है इन्फिनिटिव्स। क्लियर है? तो फाइनाइट वर्ब जितने दुनिया के सारे मेन वर्ब क्या हैं? फाइनाइट वर्ब हैं। अब इनफाइनाइट के बारे में समझते हैं कि इनफाइनाइट क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जरा एक बताना कि यहां पर मैंने लिखा वॉक, वॉक वर्ब है कि नहीं? कौन सा वर्ब है ये? फाइनाइट वर्ब है। V1, V2, V3, V4, V5 में क्या है ये? V1 है कि नहीं? अगर इसके साथ लगा दिया वॉकिंग, क्या है ये? कितने लोग V4 में जरा हाथ उठा दो। तो V3 है, तो V4 है तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? खौफ हो गया है। ध्यान देना, आपके लेवल को यहां बढ़ाऊंगा। अगर कोई पूछे किसी से जाके अगर पूछोगे कि वॉकिंग लिखा हुआ है तो क्या है, तो आंख बंद करके बोलेगा कि V4 है। लेकिन यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि V4 सिर्फ नहीं है। मैं बार बार यही तो सिखाता हूं कि ये V4 नहीं है, लेकिन V4 हो जाएगा अगर सेंटेंस में होगा तो। यानी ये डिपेंड करेगा पूरे के पूरे सेंटेंस में कि सेंटेंस में फिर क्या है। ये एक दो और तेज आएंगे, बोलेंगे कि सर जीरंड है। जीरंड है, बिल्कुल बात सही है, जीरंड भी है। अब यही पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि सिर्फ V4 नहीं है, क्या है? जीरंड है। लेकिन और समझो, मैंने यहां पर लिखा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के खंड समझ लो। इनफाइनाइट का पहला खंड कहता है कि मैं जीरंड हूं, दूसरा कहता है कि मैं इनफिनिटिव्स हूं,
इन्फिनिटिव्स हूं, और तीसरा खंड कहता है कि मैं पार्टिसिपल हूं। पार्टिसिपल यानी तीन खंड निकल के आए, जीरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल, तीन खंड निकले। अब यहां पर जीरंड कहता है कि किसी भी वर्ब के साथ, V1 के साथ ING जोड़ दो और मुझे इस्तेमाल कर लो सब्जेक्ट की जगह, तो मैं क्या कहलाऊंगा? जीरंड। इन्फिनिटिव्स कहता है कि किसी भी V1 के, V1 से पहले 2 का इस्तेमाल कर लो, 2 + V1 कर लो, मैं क्या बन जाऊंगा? इन्फिनिटिव्स। क्लियर? लेकिन पार्टिसिपल के तीन खंड है। पहला कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कहता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा कहता है परफेक्ट पार्टिसिपल। नोट कर लिए? जल्दी नोट करो, एक एक को समझना है, एक एक का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, एक एक को समझाऊंगा। जीरंड, इन्फिनिटिव्स, दो क्लास का टॉपिक है एक एक। अभी जो सिर्फ आपको दर्शन करा रहा हूं, अभी तो एक झलक है, ये ट्रेलर समझते हो, ट्रेलर है। अब इसकी पूरी फिल्म चलानी पड़ेगी, और एक फिल्म 2 दिन की है। नोट हो गया? जल्दी से नोट करो। अब बिल्कुल कल का क्लास 3 बजे से है, शाम के 3 बजे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। 3 बजे, जितना बजे तक तुम लोग ही सरेंडर बोल देते हो। लास्ट दिन क्या हुआ था? सभी लोग सरेंडर बोल दिया। हम तो यहां पर 12-12 घंटा क्लास लिए हैं हम। डेटा खत्म हो जाता है। तो है ही। ये नोट हो गया? अब देखो, अब जल्दी से समझ लो इस चीज को। मैंने बोला I am walking on the road, या फिर in the park कर दो। I am walking in the park। अब एक बात बताओ, यहां पर वॉकिंग क्या है? क्या है? फाइनाइट वर्ब है। एक वर्ब हो तो कौन सा वर्ब? तो फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में कौन सा वर्ब? V4। V4 नहीं है, V4 है। लेकिन मैंने बोला कि वॉक, यानी लिखा यहां पर वॉक, वॉक के बाद लिख दिया ING, वॉकिंग लिखा, और वॉकिंग के आगे लिख दिया वॉकिंग इज गुड। अब मैंने बोला था कि वॉकिंग अगर, यानी V1 के साथ ING लगा दो और उसको सब्जेक्ट की जगह लगा दो तो बन जाता है जीरंड। तो यहां पर ये वर्ब है और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है तो क्या कहलाएगा? जीरंड नहीं कहलाएगा। तो आपने अभी बोला था, लिखा था मैं वॉकिंग, तो वॉकिंग का बोला आपने क्या है? V4 बोला था। अब एक और लिस्ट में जुड़ा, इसे कहते हैं जीरंड। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। अब देखो एक और सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा कि I saw a walking lion in the park। अब देखो ये सॉ क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होता है तो क्या हो गया? ये V2। लेकिन यहां पर वॉकिंग क्या है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में फिर क्या है ये? अब देखो इनफाइनाइट में मैंने बोला था कि इनफाइनाइट यही है पूरा, यही पूरा का पूरा इनफाइनाइट है, तो क्या जीरंड है?
अब 2 + V1 नहीं है तो इन्फिनिटिव्स भी नहीं है। अब तीसरी उम्मीद है कि अब उम्मीद किसके पास, इसके पास गया मना कर दिया, इसके पास गया मना कर दिया, यह योग्य ही नहीं है। अब तीसरे के पास उम्मीद बची है, अब इसके पास गए तो इसके बाद पता चला कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो यहां पर क्या बन गया, ये वॉकिंग क्या बन गया, पहले बना इनफाइनाइट वर्ब, और इनफाइनाइट के अंदर ना जीरंड है ना इन्फिनिटिव्स है, तो क्या कहते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया? अब आपने जवाब दिया था कि वॉकिंग को V4 कहते हैं, जीरंड कहते हैं, तो क्या इसे इनफाइनाइट नहीं कहते हैं, क्या इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहते हैं? अब देख लो, मैंने आपको एक चीज सिखाया है, लॉयन यहां पर नाउन है कि नहीं, और नाउन से पहले कुछ भी है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव नहीं कहलाता है। तो अब बताओ कि यहां पर वॉकिंग जो है, वॉकिंग एडजेक्टिव है कि नहीं, एक नाम है, इसी को कहते हैं अंग्रेजी के साथ खेलना, खेलना सिखा रहा हूं। वॉकिंग लेके अगर कोई पूछे कि क्या है तो एक जवाब होगा, बोलोगे V4 है, जीरंड है, इन्फिनिटिव्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। अब कोई पूछने अगर आया कि वॉकिंग क्या है तो दोबारा आपके पास पूछने ही नहीं आएगा, उसके पास जाओगे दिमाग खराब कर देगा, एक पूछने आया तो 5-5 दे रहा है, और इसी को कहते हैं अंग्रेजी के साथ खेलना। मैं बार बार यही आपको सिखाता हूं कि किसी भी चीज का जवाब आंख बंद करके मत दो, आप जो जवाब दो वो औरों से अलग हो, औरों से यूनिक हो, क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, सिद्धांत कहता है कि जो सभी लोग कर रहे हैं अगर आप भी वही करोगे तो आप भी वहां जाओगे जहां सभी जाते हैं, लेकिन जो कोई नहीं कर रहा अगर वो आप करते हो तो जहां कोई नहीं जाता वहां आप जाओगे। ये चीज याद रखना है। यानी यहां से निकल के आया कि इनफाइनाइट वर्ब की कैटेगरी शुरू हो गई, और इनफाइनाइट क्या कहता है कि अपने आप में मैं जीरंड हूं, इन्फिनिटिव्स हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हूं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब बताओ जीरंड समझ में आ गया, इन्फिनिटिव्स को एक शब्द में निपटा देता हूं, मैंने लिखा यहां पर टू, और टू के बाद मैंने लिख दिया वॉक, V1 लिख दिया, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड। जैसे स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, और मैंने लिख दिया स्मोकिंग, सिगरेट के पैकेट पर नहीं लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं लिखा होता है, पीते समय तो देखते हो नहीं, देखा करो, ये सब लिखा होता है उस पे। तो स्मोक के पहले मैंने लगा दिया टू स्मोक, तो क्या बन गया ये इन्फिनिटिव। थोड़ा सा पहचाना है, इन्फिनिटिव से पूरा क्लास होगा। तो जीरंड समझ में आया, इन्फिनिटिव समझ में आया, पार्टिसिपल का हमने समझ लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज की कहानी को यहीं विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। कल 3 बजे होगी मुलाकात आपसे।